बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा डाओ का डीपीटी और फार्मडी का टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए जी पहला पढ़ते हैं हम लोग ये टेस्ट जो कि हमारे पास 11 फरवरी 2024 को लिया गया। पॉलेंस आर फॉर्म्ड इन पॉलेंस यानी कि पॉलेंस ग्रेन आपके पास कहाँ पे बनते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको पहले डायग्राम भी बनाकर काफ़ी दफ़ा समझाया है और मैं अभी ये इस डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पार्ट होता है एंथर जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉलेंस बनते हैं, फिर यहीं से उड़कर ये लोग फर्दर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बिलीरुबिन इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा जी, बिलीरुबिन आपको पता है क्या है। आप हमारे पास बाइल पिगमेंट्स हैं जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। तो उसके बाद ये ऑप्शन ए में ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हम किसको कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। ऑप्शन बी में भी वाइट ब्लड सेल है, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल। तो यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, रेड ब्लड सेल। और इनका एक और नाम क्या है, हम इनको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो हमारा यही आंसर है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। देखें, रेड ब्लड सेल्स की आपकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये टूटते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हमने पढ़ा है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हमारे पास टूटता है हीम और ग्लोबिन पार्ट में। ग्लोबिन क्या होता है? उसका प्रोटीन पार्ट होता है। हीम पार्ट जो होता है, उसी हीम पार्ट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसमें से बिलीरुबिन बिलीवर्डिन उसका एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है? ऑप्शन सी आरबीसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वा रीजिया जो हमारे पास, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो हमारे पास नोबल मेटल को डिसॉल्व करता है, गोल्ड वगैरह को, तो वो हमारे पास मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का, यानी कि HNO3 प्लस HCl, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। अच्छा, ये डबल फर्टिलाइजेशन ये आपने सॉरी, डबल फर्टिलाइजेशन ये आपने पढ़ी होगी प्लांट्स वाले, किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में। तो ये आपके पास एक तरह की स्पेशल टाइप की फर्टिलाइजेशन है जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी हम इसकी डिस्कस में नहीं जा रहे कि ये क्या होती है। चलिए ये भी बता देते हैं कि क्या होती है। देखिए, एक तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें क्या होती है, एक स्पर्म आपके पास फ्यूज़ करता है ओवम से, तो उसके बाद आपके पास क्या बनता है? oospore बन जाता है। फिर उसके बाद एक और स्पर्म आपके पास फ्यूज़ करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, उसके बाद वो आपके पास बनाएगा टिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इतना बस याद रख लें, इसकी इतनी डेफिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा पूरा प्रोसेस है। तो बस आप एक ये यह याद रख लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन आपके पास एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय। अच्छा जी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होती है, ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। उनमें वो होती है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ होती है, लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पूछा है, बिल्कुल बैक्टीरिया में होती है। तो क्या है? ऑप्शन ए में बाइनरी फ्यूजन, ऑप्शन बी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन सी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास बाइनरी फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके जरिए बैक्टीरिया क्या है, ये आपके पास ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करता है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्म अभी मैंने बताया जेनेटिक मतलब कि इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है जिसमें वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को शेयर करते हैं। तो आपके पास आंसर क्या है? ऑप्शन बी कॉन्जुगेशन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड बाय। अच्छा जी, प्लाज्मोडियम, सॉरी ये प्लाज्मोडियम नहीं होगा, ये होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया होगा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। अच्छा जी, तो ये सवाल थोड़ा सा ऐसा था, सवाल आपका ये आया था कि मलेरिया उस कॉज बाय प्लाज्मोडियम से तो होता है मलेरिया, लेकिन प्लाज्मोडियम का जो आपके पास वो जो प्रोटोजोआ होता है, वो आपके पास किसके मतलब के काटने से होता है? में वो आपके पास जो मच्छर है, वो मेल होता है या फीमेल होता है? तो ये याद रखिएगा, वो आपको फीमेल काटती है हमेशा। जो आपको मक्खी, वो मक्खी नहीं, मच्छर, मच्छर जो काटेगा ना, तो वो फीमेल होगी। तो वो आपको काटेगी, उससे उसके पास ही प्लाज्मोडियम होता है, तो उससे आपका मतलब कि जिसको भी पेशेंट को मलेरिया होता है। तो ऑप्शन बी फीमेल एनाफिलिस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक ऑन। ये तो ईजी है, बैक्टीरियोफेज वायरस का सिर्फ और सिर्फ काम है, उसका काम है सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ना, बस सिर्फ बैक्टीरिया से वो अटैक ही बैक्टीरिया को करता है। तो ऑप्शन बी, हमने इसकी साइकिल भी पढ़ी है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, तो आप लोगों ने पे पढ़ी होगी। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस। अच्छा जी, प्लांट की मूवमेंट जो आपके पास ग्रेविटी की वजह से हो, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? तो वो आपके पास क्या है? ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? थिग्मोट्रॉपिज्म।
अच्छा जी, थिग्मोट्रोपिज्म हमने पढ़ी थी। थिग्मोट्रोपिज्म तो वो थी ना कि टच मूवमेंट होती है। अब ये टच मूवमेंट क्या होती है, किसी भी टच स्टिमुलस से। अब एक तो थिग्मोट्रोपिज्म और एक थी आपके पास हिप्टोनास्टिक मूवमेंट। अब थिग्मोट्रोपिज्म में ये था कि प्लांट पार्ट किसी चीज़ को टच करता था, लेकिन हेप्टोनास्टिक मूवमेंट में ये होता है कि कोई दूसरी चीज़ आके प्लांट को टच करे। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके बाद है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म तो लाइट की वजह से मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल मानी कि ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट है उसका है जियोट्रॉपिज्म। बिल्कुल सही है, जियोट्रॉपिज्म आपके पास वो मूवमेंट होती है जो आपके पास ग्रेविटी की वजह से हो, जिसके आपके पास एग्जाम्पल क्या है, रूट्स आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपके पास क्या है, जियोट्रॉपिज्म है। उसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है आपके पास वाटर की वजह से कोई मूवमेंट हो आपके पास प्लांट में, तो ये आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल कॉल्ड। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास रेस्पिरेशन के टॉपिक से आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है तो क्या मॉलिक्यूल बनाती है। तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल बनाती है, इसको हम कहते हैं कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है, ये तो आपके पास आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, जो कि क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है। उसके बाद कार्बन अमाइन, कार्बाइड अमाइन ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी कार्बन कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ये बनाता है मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लांट्स फाउंड इन सॉल्ट मार्शी प्लेसेस। देखिए अभी हमने जो हमारा रिसेंट टेस्ट हुआ है मॉक टेस्ट, उसमें भी हमने ये एमसीक्यूज ऐड किया था कि वो प्लांट जो कि आपके पास सॉल्ट मार्शी प्लेसेस पे पाए जाते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आपके पास हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट जो आपके बिल्कुल पानी के अंदर रहते हैं, मीजोफाइट जो कि आपके पास जिनकी सॉइल बहुत अच्छी होती है जैसे गार्डन वगैरह में, और जीरोफाइट्स आपके पास रेगिस्तान डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट बैलो। अच्छा जी, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है आपके पास लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो यहाँ देखिए ब्रोमीन भी है, फ्लोरीन, आयोडीन, लिथियम। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन जो है, आपके पास ब्रोमीन लिक्विड है और फ्लोरीन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, तो आयोडीन तो लाइटेस्ट नहीं है। और लिथियम, देखिए अगर यहाँ पे ना दो ऑप्शन है, अगर लिथियम की हम बात, अब मुझे ऑप्शन नहीं पता था कि वहाँ पे क्या थे, तो अब लिथियम की बात करें तो लिथियम अगर हाइड्रोजन हीलियम को हटा के हम मेटल की बात करें ना, तो लिथियम सबसे मतलब कि लाइटेस्ट होगा, लाइटेस्ट लिथियम होगा। लेकिन अगर हम उधर ग्रुप उस साइड पे बात करें ना, जब हम ग्रुप 7 में चले जाएं तो हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी आपके पास एक गैस है, तो वो भी लाइटेस्ट है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये ऑप्शन या तो फ्लोरीन होना चाहिए या लिथियम, दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट है। लिथियम अपने हिसाब से बिल्कुल लाइटेस्ट है और फ्लोरीन आपके हिसाब से बिल्कुल लाइटेस्ट है, तो आपके दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंजाइम विच फंक्शन विद इन द सेल। अच्छा जी, एंजाइम का टॉपिक से आ रहा है कि वो एंजाइम जो आपके पास सेल में फंक्शन करें वो आपके पास कौन से एंजाइम कहलाते हैं, एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एंजाइम के टॉपिक में ये है जो कि बिल्कुल सेल के अंदर फंक्शन करते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एंडो एंजाइम। जो सेल के बाहर फंक्शन करें वो एक्सो एंजाइम या फिर हम उनको एक्स्ट्रा सेलुलर, और एंडो एंजाइम को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर। उसके बाद क्या लिखा है, एपो एंजाइम। अब एपो एंजाइम क्या होता है, आपके पास जो प्रोटीन पार्ट होता है ना एंजाइम का, वो आपके पास एपो एंजाइम कहलाता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश एंड डैश। अच्छा जी, सेल को किसने डिस्कवर किया था, हमें सबको पता है, रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन कौन से ईयर में, 1665, ऑप्शन है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन लिखा हुआ है 1831, तो ये रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइज्म इज कॉल्ड। अच्छा जी, साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑर्गेनाइज्म यानी कि ऑर्गेनाइज्म वगैरह को मतलब कि एक जगह रखना, उनकी अलग अलग स्पीशीज़ के मुताबिक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टेक्सोनमी कहलाती है। टेक्सोनमी वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइज्म को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको इधर रखना है, उसको इधर रखना है, तो ये फाइलम वगैरह से। उसके बाद हम ये भी देखते हैं पैलियोंटोलॉजी।
पैलेंटोलॉजी में हमारे पास जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहलाती है, फॉसिल्स की स्टडी। कंपैरेटिव एनाटमी, मतलब कि एनाटमी की जो हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं एनाटमी से, वो हमारे पास निकालते हैं। उस पर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी वही एम्ब्रियो कैसे बनता है, जो बेबी कैसे, फीटस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अच्छा जी, टिश्यूज़ की स्टडी सॉरी, तो मैं पहले आपको ये बता दूं टिश्यूज़ क्या होते हैं। देखिए सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे सेल्स आपके पास कंबाइन होके क्या बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे। तो टिश्यू की स्टडी हमारे पास कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास टिश्यूज़ की स्टडी। पैथोलॉजी, ऑप्शन ए में पैथोलॉजी यानी कि कोई डिजीज़ हो जाए तो उस डिजीज़ के ख़िलाफ़ क्या क्या काम किया जाए, कैसे बॉडी में काम किया जाए, कौन सी मेडिसिन ली जाए, तो ये पैथोलॉजी सारे डिजीज़ वगैरह की बात करती है। उसका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, आपकी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, उसमें कोई चीज़ जा रही है तो क्या फंक्शन हो रहा है, और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, लिवर क्या काम कर रहा है, तो यह सारी फिजियोलॉजी। एनाटमी में आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स के बारे में और ये सारी चीज़ें वगैरह, मसल्स के बारे में आप पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, जानदार लोगों की स्टडी को इजी है बायोलॉजी कहते हैं। जोलॉजी और आपके पास स्टडी ऑफ एनिमल्स जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। टेट्रोलॉजी जो मैंने पहले भी बताया था, टेट्रोलॉजी आपके पास जो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है, जिसमें हमारे पास राइट साइड पे हार्ट होता है। और उसके बाद क्या है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अच्छा जी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल सेट पॉइंट क्या है आपके पास, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल नॉर्मल सेट पॉइंट आपका क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में आपके पास क्या है 98.6। तो ये याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं mRNA इज मेड इन। क्या कह रहे हैं, mRNA मैसेंजर आरएनए आपके पास कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में बनेगा, साइटोप्लाज्म, लाइजोम, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए लाइजोम माइटोकॉन्ड्रिया का इससे कुछ काम नहीं है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखें, मैंने आपको पहले जब जीन एक्सप्रेशन के बाद हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, डीएनए से एमआरएनए जो हम बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्रोसेस होता है, हमारे पास न्यूक्लियस में होता है। तो हमारे पास एमआरएनए जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा। उसके बाद हमारे पास तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है। तो हमारे पास न्यूक्लियस में ये हमारा प्रोसेस होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितनी हैं, कितनी हड्डियां हैं हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ये याद रखिए हमारे अंदर 206 हमारे पास बोन्स हैं। तो ये आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर दो स्केलेटन है। एक्सियल में हमारे पास 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर में 126 से 80 + 126 206 बोन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेंबर ऑफ वन स्पीशी लिविंग इन द सेम प्लेस एंड टाइम इन इज नोन एज। अच्छा जी, पहले तो ये समझिए कि आपके पास स्पीशी क्या होती है और अगर वो साथ है। देखिए आपके पास स्पीशी होती है, जैसे किसी भी जैसे मेरे पास एक चिड़िया है, चिड़िया की स्पीशी है, तो वो एक तरह की है, सारी चिड़िया मतलब कि ब्राउन कलर की चिड़िया हैं, स्पैरोज हैं, तो वो सारे एक साथ रह रही है, तो मेरे पास क्या है, इनकी स्पीशी है। अब क्या कह रहे हैं, वो स्पीशी क्या है, एक ही जगह पे रह रही है एक ही टाइम पे, तो आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास पॉपुलेशन कहलाती है। उन स्पैरोज ने मतलब कि वो बहुत सारा एक झुंड बना लिया और एक दरख्त है, उस दरख्त पे उनकी पॉपुलेशन हो गई, तो हमारे पास क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। ऑप्शन बी में है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन। अब एक दरख्त पे चिड़िया हैं, दूसरे दरख्त पे क्या है, कौवे बैठे हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन हो गई, चिड़िया की पॉपुलेशन और कौवों की पॉपुलेशन, तो ये इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कम्युनिटी बना दी। उसके बाद है ऑप्शन सी में इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होती है, एक कम्युनिटी जो आपके साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग में भी रहे। नॉन लिविंग में क्या आ जाता है आपके पास, आपकी एयर आ जाती है
और भी बहुत सारी, एयर बेस्ट एग्जाम्पल है, आपका वाटर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग सराउंडिंग है ना, तो वो कौवे चिड़िया एयर के साथ रह रहे हैं, हवा भी है, नॉन लिविंग सराउंडिंग से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इकोसिस्टम। उसके बाद है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाएं, तो ये आपके पास एक बायोस्फीयर कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ जी वॉज डिस्कवर्ड बाय। वैल्यू ऑफ जी देखें, वैल्यू ऑफ जी आपके पास किसने डिस्कवर की, ये तो हमारे पास लॉ, तो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन साहब ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। लेकिन उसके बाद जो कैवेंडिश साहब आए थे ना, उन्होंने इस वैल्यू ऑफ जी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि ये वैल्यू ऑफ जी उन्होंने बताया था ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो कैवेंडिश साहब ने 2 स्फीयर बॉल्स ली थी, वो आपने मैट्रिक क्लास में 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो जब उन्होंने स्फीयर बॉल से इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ऑप्शन बी। बाकी नील बोहर ने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है, उसका आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप और ड्रॉप इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकें या फिर उसको कहीं से पकड़ के ड्रॉप कर दें, तो उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगती है। वो क्यों लगती है? ऑप्शन ए में वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, अगर वेलोसिटी चेंज होगी जब भी तो एक्सेलरेशन बनेगी, तो वेलोसिटी का ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक ग्रेविटी। ऑप्शन सी है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का तो यहाँ से कोई काम लेना देना है नहीं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं या उसको ड्रॉप करते हैं तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होती है। क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर तक वो जो भी हमने चीज़ फेंकी है वो 10 मीटर हमारे पास ट्रैवल कर लेगी। तो उसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन जो होती है बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसको कहते हैं, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अच्छा जी, यूनिवर्स की स्टडी, तो एस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी तो आपके पास ये नहीं है। और ऑप्शन बी है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी पैरासाइटोलॉजी। चलिए जी ऑप्शन डी पढ़ते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, पैरासाइटोलॉजी, जो कि हम पैरासाइट्स की स्टडीज़ में पढ़ते हैं। और तो ये नहीं है। ऑर्निथोलॉजी आपके पास क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, परिंदों की स्टडी। कॉस्मोलॉजी आपके पास कहलाती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुई, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, हमारे पास कॉस्मोलॉजी कहलाती है। और एस्ट्रोलॉजी कहलाती है एस्ट्रोलॉजिस्ट जो आपने सुने होंगे, जैसे आपके हैंड वगैरह को, हाथ को देखकर जो, नहीं हाथ को नहीं, वो तो पामिस्ट होते हैं, जो सितारों का इल्म जानते हो, तो सितारों को देखकर मतलब कि कुछ बता दें, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, साउंड की स्पीड आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, वो आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपके पास एक फार्मूला भी है, तो ये देखिए, ये आपके पास इस फार्मूले से भी आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। कितनी भी स्पीड ऑफ साउंड हो उसमें आपने 0.6 का बस इंक्रीज़ करना है, तो वो आपके पास पता चल जाएगी 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए। तो ये आपके पास 0 डिग्री पे वैसे आपके पास 332 होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अच्छा डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होता है, तो हमारे पास क्या है, वो जीन होता है। तो हमारे पास जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। बाकी सेल्स और टिश्यूज़ में, यानी कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहते हैं। हिस्टोन जो हमारे पास डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। अच्छा जी, किस टेम्परेचर में आपके फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपके पास इक्वल होते हैं, तो आपके पास -40 डिग्री सेल्सियस एक स्केल होता है जिसपे आपके पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वली बराबर हो जाते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिनोल इज़ अच्छा जी, फिनोल क्या है आपके पास, फिनोल आपके पास क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, वॉलेटाइल है या गैस है। देखें फिनोल आपके पास, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई, एक सॉलिड है, ऐसे मतलब कि इसके छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल क्रिस्टलाइन की तरह ना। तो ये आपके पास क्या है, फिनोल एक आपके पास सॉलिड है, इट इज़ अ सॉलिड। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं,
ऑप्शन ए में लिक्विड है, ऑप्शन सी में वॉलेटाइल है। देखिए ये वॉलेटाइल भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस्ट लग रहा है ना वो है कि फिलौन आपके पास एक सॉलिड है। वॉलेटाइल भी होता है, लेकिन इसकी जो BCQs के हिसाब से जो बेस्ट लग रहा है वो सॉलिड है, क्योंकि ये एक सॉलिड के स्टेट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अच्छा जी, पी ऑर्बिटल की आपके पास शेप क्या है? देखें, स्पेरिकल ऑप्शन में, स्पेरिकल तो एस ऑर्बिटल होते हैं, और पी ऑर्बिटल आपके पास डम्बल शेप होते हैं, जिसमें हमारे पास PX ऑर्बिटल, PY और PZ। उसके बाद फ्लावर पीटल्स लाइक, तो ये आपके पास D ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके उनके एस इस तरह से शेप होते हैं, फ्लावर्स की पीटल्स की तरह जो पंखड़ियाँ होती हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस इफ़ वी ऐड मोर रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में है, अगर हमने उसमें और ज़्यादा मतलब कि रिएक्टेंट ऐड कर दिया तो रिएक्शन पे क्या होगा, क्या असर होगा रिएक्शन? देखिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, अगर हम उस रिएक्शन में को और रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस स्ट्रेस को मतलब कि अंडो करेगा, उस स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहेगा। तो क्या करेगा, उसको फर्दर आगे मतलब कि रिएक्टेंट क्या करेंगे, आगे फर्दर कर देंगे उसको। अब जैसे रिएक्टेंट हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, रिएक्शन तो आगे प्रोसीड होगा, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेगा ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल। तो अब स्ट्रेस को वो मिनिमाइज़ करने के लिए वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा। अब जैसे रिएक्टेंट जितना हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर, मोर प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे पास। तो ऑप्शन ए इज़ आर आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हमने अपलोड कर दिया, क्योंकि काफ़ी इसके मतलब कि SMS आए थे कि ये अपलोड करें, और काफ़ी थोड़ा सा बिज़ी भी चल रहा था मैं, तो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट अपलोड कर दिया, तो सेकंड भी आई विल अपलोड सून।